Good morning, students. Today I will further continue the first chapter of history. Jatis form their own rules and regulations to manage the conduct of their members. अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत. इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था. But jatis were also required to follow the rules of their village. लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था. Several villages were governed by a chieftain. इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था. Together they were only one small unit of a state. मिल मिलाकर के वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी. रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र और साम्राज्य. Large states like those of the Chola, Tughlaq chapter 3 or Mughals chapter 4 encompassed many regions. चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे. ये संस्कृत प्रशस्ति सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रसी. प्रेसिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east of Ghazni, Gujarat, in Afghanistan in the west, and included all of the South India. दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति और प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था. People of different regions, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र and गुजरात apparently fled before his armies, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था. गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि
भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते। हिस्ट्रियंस regard these as exaggerated claims of conquests इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। By 700 many regions already possessed distinct geographical dimension and their own and cultural characteristics. सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasties. अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। There was considerable conflict between these states. ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। Occasionally dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. ये क्षेत्र या इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। Not all these empires were equally stable or successful. ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले। When the Mughal Empire declined in the 18th century, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। It led to the re-emergence of regional states
फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल ऑन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विथ द legacies of the big and small state that had ruled over them। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। दिस वाज apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, और इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। Through the thousands years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर के 1750 के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without quite losing their distinctiveness। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म। द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective belief in a supernatural agency। Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। दैवीय तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी
बिल्कुल ही वैध स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. जैसे जैसे इनका सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। It was during this period that important change occurred in what we call Hinduism today. आज हम जिससे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। These included the worship of new deities, the contraction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the persist as dominant groups in society. इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ावा या ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers, searching for prestige. इनके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया था। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti. इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ऑफ ए लविंग पर्सनल deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals. इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8, और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी।
this was also the period when new religions appeared in the subcontinent. यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ. Merchants and migrants first brought the teachings of the only Quran to India in the 7th century. कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in Him without regard to social background. कुरान शरीफ का जब संदेश सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा, मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं. केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो. Many rulers were patrons of Islam and the ulama, learned theologians and jurists. कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे. These were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे. इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही. There were other important differences between the various schools of law. School of law, Hanafi or Shafi and Shafi, mainly in India, and in theology and mystic traditions.
इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं और ऐसी ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू।